यह ऐतिहासिक घटना उस दौर की है जब बूंदी रियासत अपनी शक्ति और शौर्य के चरमोत्कर्ष पर थी और बड़ी से बड़ी ताकतें राव बर सिंह द्वारा 1352 ईस्वी में निर्मित अभेद्य तारागढ़ को जीतने के लिए नित नई योजनाएं बना रही थी। उधर चित्तौड़गढ़ के शासक राजा हमीर के काल से सभी चित्तौड़ी गोहिल शासक रावल के स्थान पर राणा या महाराणा कहलाने लगे थे। इन्हीं में से एक थे राणा क्षेत्र सिंह, जिन्होंने 1382 ईस्वी में बूंदी के प्रसिद्ध तारागढ़ को जीतने के लिए उस पर आक्रमण किया। लेकिन वीरता और साहस से भरे हाड़ाओं ने राणा क्षेत्र सिंह का अंत युद्ध मैदान में ही कर दिया। राणा क्षेत्र सिंह की बूंदी विजय की अधूरी प्रतिज्ञा को पूरा करने का प्रण उनके योग्य पुत्र महाराणा लाखा ने धारण किया। उन्होंने भरी राजसभा में कहा, मैं अपने महान पूर्वजों की सौगंध खाकर भरी सभा में आज यह प्रण लेता हूं कि जब तक बूंदी के तारागढ़ को विजय कर चित्तौड़ में नहीं मिला लेता तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, फिर चाहे इसमें मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं। यही मेरे स्वर्गीय पिता को सच्ची श्रद्धांजलि और ताकत के घमंड में चूर हाड़ाओं को बड़ा सबक होगा। महाराणा को उनके दरबारी सरदारों और सामंतों ने बहुत समझाया कि बूंदी विजय करना इतना आसान नहीं है, पर वे यह भी जानते थे कि महाराणा लाखा अपने प्रण से हटेंगे नहीं और ना ही इतनी जल्दी बूंदी के हाड़ाओं को हराया ही जा सकता है। अब मेवाड़ी सरदारों के सामने विषम समस्या उठ खड़ी थी। उधर राणा लाखा अन्न जल का त्याग कर चुके थे, उनकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। आपात बैठक बुलाकर सरदारों ने मंत्रणा की और एक रास्ता निकाला, जिसका प्रस्ताव लाखा के सामने भी रखा गया। सामंत तेजाजी ने कहा, महाराणा साहब, आपके प्रण की गंभीरता को देखते हुए मंत्रिपरिषद ने एक उपाय सुझाया है, जिसके अंतर्गत चित्तौड़ दुर्ग के बाहर बूंदी के तारागढ़ का मिट्टी निर्मित एक ढांचा खड़ा किया जाएगा और आप जाकर उस नकली किले पर आक्रमण कर उसे जीत लेंगे। इस तरह बूंदी पर आपको प्रतीकात्मक तौर पर जीत हासिल हो जाएगी और आपका प्रण पूरा हो जाएगा और फिर असली बूंदी बाद में कभी जीत ली जाएगी। यदि आप मंजूरी दें तो कार्य शुरू किया जाए। महाराणा लाखा को भी अपने सामंतों की यह बात जंच गई। शीघ्र ही चित्तौड़ दुर्ग के सूरजपोल के बाहर लगभग 500 मीटर दूर मिट्टी का नकली तारागढ़ दुर्ग बना दिया गया। 20-25 घुड़सवारों और सामंतों के साथ महाराणा लाखा इस नकली बूंदी को फतेह करने के लिए निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने आक्रमण करने का आह्वान किया, वैसे ही एक सर्राता हुआ तीर उनके घोड़े के माथे में जा धंसा और घोड़ा चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया और महाराणा उछलकर दूर जा खड़े हुए। तभी दूसरे तीर ने उनके बगल में खड़े अंगरक्षक का सीना चीर दिया। लाखा समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर नकली बूंदी की रक्षा करने के लिए कौन उनके विरोध में खड़ा हो गया है। इस पर महाराणा ने कहा, तेजाजी, जाकर देखो तो जरा हमारा विरोध करने का साहस किसने किया है। उसे जिंदा या मुर्दा हमारे सामने पेश किया जाए। अब तेजाजी महाराणा का दूत बनकर नकली बूंदी के किले में गए। जैसे ही वे पास पहुंचे, वे हक्के बक्के रह गए। वहां एक बांका नौजवान अपने कुछ साथियों के साथ नकली बूंदी दुर्ग की रक्षा के लिए खड़ा था। तेजाजी ने कहा, हैं कुंभाजी, तुम यहाँ किस लिए आए? क्या ये तीर तुमने चलाए हैं? ये दुस्साहस है। क्या तुम मेवाड़ से नमक हरामी नहीं कर रहे? तुम्हारा सिर महाराणा लाखा को समर्पित है, फिर ये दुस्साहस क्यों किया? तभी बात काटते हुए कुंभा हाड़ा चीखे, हाँ, ये तीर मैंने ही चलाए हैं। कुंभासा मेरे मालिक हैं और मैं उनका चाकर। वे मेरे शीश के मालिक हो सकते हैं, पर मेरे मान, मेरे सम्मान, मेरी इज्जत के नहीं। आज पूरे हाड़ा वंश की इज्जत का सवाल है। हम 5 हाड़ा योद्धाओं के होते हुए राणा जी असली बूंदी तो क्या, इस मिट्टी के नकली दुर्ग को भी नहीं जीत पाएंगे। महाराणा साहब मेरे मालिक हैं,
इसीलिए तीर उनके घोड़े के सिर में धंसा था, उनके सीने में नहीं। हम हाड़ा हैं जो अपनी मातृभूमि के लिए सिर कटा सकते हैं पर झुका नहीं सकते। इस पर तेजाजी ने कुंभाहाड़ा को समझाने का भरसक प्रयत्न किया। उन्हें महाराणा के प्रण और अन्न जल त्याग के बारे में भी बताया, पर कुंभा झुकने को तैयार न थे। तेजाजी ने वापस आकर सारा वृत्तांत महाराणा लाखा को कह सुनाया। इस पर लाखा ने नकली दुर्ग के समीप आकर कुंभा से कहा, कुंभा जी, तुम्हारी वीरता से मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मेरे राज्य के लिए कई बलिदान दिए हैं। जिद छोड़ दो। मैं जानता हूँ कि तुमने यह सब अपनी मातृभूमि बूंदी से प्रेम के वशीभूत होकर किया है। मुझे इस नकली किले को जीत कर अपना प्रण पूरा करने दो। मैं तुम्हें 5 घोड़ों की जागीर देकर क्षमा करता हूँ। इस पर कुंभाहाड़ा ने कहा, अन्नदाता, कोई और अफसर होता तो मैं अपना सिर आपके कदमों में रख देता। यह हाड़ाओं की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। जो राजपूत नकली बूंदी के लिए ना मर सका, वो असली बूंदी के लिए क्या खाक मरेगा। मेरा अंतिम निर्णय यही है कि आप मुझसे युद्ध करें और मुझे युद्ध में मारकर अपने प्रण को पूरा करें। आपकी प्रतिष्ठा की खातिर मैं अपनी मातृभूमि की तकदीर को दांव पर नहीं लगा सकता। फिर औलाद की गलतियों के लिए माँ बाप पांव में गिरकर माफी मांगे, ये एक राजपूत को शोभा नहीं देता। महाराणा साहब, आप मुट्ठी भर सैनिकों को लेकर आए हैं। इनकी दम पर तो आप नकली बूंदी कभी नहीं जीत पाएंगे। फिर आपके प्रण का क्या होगा? कुंभाहाड़ा की ओजपूर्ण मुस्कान देखकर महाराणा लाखा बुरी तरह तिलमिला गए। चित्तौड़ की पूरी प्रजा भी इस सारे नाटकीय नजारे को दूर खड़ी देख रही थी। कोई मैदान के बाहर था तो कोई झरोखों तो कोई दुर्ग से ही नजारा देख रहा था। तभी एक घुड़सवार तेज गति से दौड़ता हुआ दुर्ग के अंदर गया और कुछ घड़ी बाद सैकड़ों घोड़े हाथी सज धज कर नकली बूंदी को जीतने के लिए तारागढ़ को चारों ओर से घेर लेते हैं। हर हर महादेव का जय घोष पूरे चित्तौड़गढ़ में गूंजने लगा। हाथियों ने मिट्टी के नकली दुर्ग को ढहाना शुरू कर दिया। पीछे से घुड़सवार तीरों की बौछार कर रहे थे। चित्तौड़ के लोग अब भी आश्चर्यचकित थे कि नकली बूंदी में यह कैसी लड़ाई। तो कोई उसे वास्तविक युद्ध समझ रहा था, तो कुछ युद्ध का केवल अभिनय। घड़ी भर का घमासान संग्राम हुआ। कुंभा और उनके वीर योद्धा साथी अपनी मातृभूमि बूंदी की रक्षा करते हुए तिल तिल कटकर गिरते रहे और आखिरी सांस तक लड़ते रहे। तभी कुंभाजी की पीठ में तलवार घोंपी गई और वे कटे हुए वृक्ष की तरह जमीन पर गिर पड़े। अंत में चित्तौड़गढ़ के महाराणा लाखा की प्रतिज्ञा और हाड़ाओं की प्रतिष्ठा की रक्षा हुई। नकली बूंदी के युद्ध को महाराणा लाखा जीत जरूर गए थे, पर उन्होंने अपना एक वीर योद्धा खो दिया था।